अगम गुस्से से अनिका को देख रहा था। अनिका फीका सा मुस्कुराई और बोली, तुम चाहे मुझे जितना मर्जी गुस्से से देख लो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें यूं ही खुद को जख्म देते हुए नहीं देख सकती। अगर मैं तुम्हें खुद को ऐसे जख्म देने से नहीं रोक सकती तो कम से कम मरहम तो लगा सकती हूँ ना। बोलकर अनिका सामने बने कबोर्ड की तरफ गई और उसमें से मेडिकल बॉक्स लेकर आई। अगम के सामने आकर अनिका ने उसकी शर्ट के बटन खोले और फिर वापस उसकी पीठ की तरफ गई। उसने अगम की शर्ट को कंधों से निकालते हुए सामने बेड पर फेंक दिया और अगम की पीठ को देखने लगी। लाल गहरे जख्म जिनमें से खून भी रिस रहा था, उन्हें देखते ही जैसे वो दर्द उसे खुद को महसूस होने लगा। वो अगम के सामने आई और बोली, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? अगम ने काउंटर पर रखा हुआ गिलास वापस उठाया और एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया। अनिका अब दोबारा उसकी पीठ की तरफ जाने लगी, लेकिन अगम ने गुस्से से कांपते हुए अनिका की कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने सामने किया। अगम की गहरी लाल आंखों को देखकर अनिका भी एकदम से सहम गई। अनिका अगम की पीठ की तरफ जा ही रही थी कि अगम ने गुस्से से कांपते हुए उसकी कलाई को पकड़ा और खींचते हुए अपने सामने किया। वो अपनी गहरी लाल आंखों से अनिका को देखते हुए बोला, मुझे मेरे जख्मों पर मरहम नहीं चाहिए। मुझे मेरे जख्मों पर नमक चाहिए, जो मेरे जख्मों को और भी ज़्यादा तकलीफ दें, ताकि वो जख्म मुझे हमेशा एक दर्द देते रहें। वो दर्द जो इस अगम चौहान को अगम चौहान बनाए रखे, इसे कभी कमज़ोर न पड़ने दे। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बेरहमी से खुद को ही कैसे दर्द दे सकता है। अगम ने अनिका की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मुझे मेरे जख्मों पर मरहम नहीं, कुछ और चाहिए। अगर दे सकती हो तो दो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। अनिका ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस तुम ही मेरे पास कभी कभी आते हो। बोलकर उसने अगम के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। अगम ने भी उसकी कमर पर रखा अपना हाथ और ज़्यादा कसा और उसे बेड की तरफ लेकर आया। उसने अनिका को बेड पर हल्का सा धक्का दिया तो अनिका बेड पर लेट गई। वो सेडेक्टिव नजरों से अगम को देख रही थी। अगम उसके ऊपर झुका। वो अनिका की नेक पर किस कर रहा था। अनिका भी अगम को लगातार उसकी चेस्ट पर किस कर रही थी। कुछ ही देर में अनिका और अगम दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उस कमरे में अनिका की सिसकियां गूंज रही थीं। वही दूसरी तरफ चौहान मेंशन। सिद्दत का सिर दर्द होने लगा था और ठंडे के मारे उसकी जान निकल रही थी। भूख और प्यास ने उसकी हालत को और भी ज़्यादा खराब कर रखा था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मतलब कोई गाड़ी चौहान मेंशन के अंदर आई थी। वो जल्दी से अपना क्लच संभालते हुए मेंशन के पार्किंग एरिया में आई। अगम अपनी गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सिद्दत पर गई, जो गुस्से से उसे देख रही थी। लेकिन अगम उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर अंदर की तरफ जाने लगा। सिद्दत तेज कदमों से उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? तुम्हारा जो मन में आएगा तुम करोगे? मुझे यहाँ पर कैद करके रखोगे और मैं रहूंगी? वो आगे बोलती उससे पहले ही अगम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, इसमें समझने की क्या बात है स्पाइसी वाइफी? तुम पहले से ही मेरी कैद में हो और इस कैद से तुम अपनी पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगी। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदर जाने लगा। सिद्दत एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, अभी इसी वक्त अपने गार्ड्स को ऑर्डर दो कि मेरे लिए दरवाज़ा खोले, वरना मैं भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम जानते भी हो मेरी कितनी बुरी हालत हो चुकी है ठंड की वजह से। मुझे फीवर होने लगा है। सुबह से मैंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है। बाकी सब बातें छोड़ो, मेरे डैड, उनकी क्या हालत है मैं नहीं जानती। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो अगम? चलो मान लेती हूँ कि तुम मुझसे और मेरे डैड से नफरत करते हो, लेकिन तुम इंसान तो हो ना। तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत तो होगी। तो उसी इंसानियत के नाते प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे मेरे डैड के पास जाना है। बोलते हुए सिद्दत की आंखों में आंसू आने लगे थे। अगम ने जल्दी से उसके कंधे को पकड़ा और केयरिंग वॉइस में बोला, तुम रो क्यों रही हो स्पाइसी वाइफी? देखो तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। बोलते हुए उसने सिद्दत को वो साइड में लगे हुए सोफे पर बिठाया। सिद्दत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो हैरान थी कि अगम ऐसे कैसे चेंज हो गया। अगम उसके सामने पैरों के बल बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोला,
मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना, बहुत परेशान किया ना तुम्हें। मेरी वजह से तुम सुबह से भूखी प्यासी हो। मैं तुम पर जुल्म किए जा रहा हूँ। कितना बुरा इंसान हूं ना मैं। सिद्दत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अगम इतनी जल्दी सुधर कैसे गया। अगम ने उसे देखते हुए पूछा, प्यास लगी है तुम्हें? सिद्दत ने अपना सर हाँ में हिलाया। अगम ने वही कुछ ही दूरी पर खड़े हुए एक आदमी को इशारा किया और उसे अपने पास बुलाया। अगम उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी वाइफ को प्यास लगी है और यहाँ पर किसी ने उसे पानी भी नहीं पिलाया। बहुत गलत बात है ये तो। खैर अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारी सारी भूख प्यास खत्म कर दूंगा। बोलकर उसने उस आदमी को इशारा किया तो वो आदमी वहां से चला गया। सिद्दत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अगम ने उसकी बात मान ली। वो अभी भी हैरानी से उसे देख ही रही थी कि वो आदमी जल्दी से पानी की एक भरी हुई बाल्टी लेकर वहां पर वापस भी आ गया। सिद्दत पानी की बाल्टी को देखकर और भी ज्यादा हैरान हुई। उसने सवालिया नजरों से अगम को देखा। अगम अपनी जगह से उठा और उस पानी से भरी हुई बाल्टी की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी स्पाइसी वाइफी, लेकिन आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बोलते हुए उसने उस बाल्टी को उठाया और पलक झपकते ही वो पूरी बाल्टी सिद्दत पर उड़ेल दी। ठंडा ठंडा पानी अपने ऊपर महसूस कर सिद्दत को ऐसा लगा जैसे उस पर पानी नहीं बल्कि किसी ने बिजली का करंट डाल दिया हो। वो कांपते हुए अगम को देखने लगी। अगम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ चुके थे। खाली बाल्टी को दूर फेंकते हुए अगम सिद्दत के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, अब तो तुम्हें प्यास नहीं लग रही ना स्पाइसी वाइफी? अगर अभी भी लग रही है तो बता दो। चौहान मेंशन में पानी की कमी बिल्कुल नहीं है। सिद्दत की आंखों से एक बार फिर से आंसू निकलने लगे, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैंने तो सोचा था कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, लेकिन नहीं, तुम तो एक ऐसे इंसान हो जिसे इंसान कहना ही गलती होगी। तुम बहुत घटिया हो अगम चौहान, बहुत घटिया। तुमने आज जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। उसकी बात सुनते हुए अगम के चेहरे पर डेविली स्माइल आ गई। वो भी शिद्दत की आंखों में देखते हुए बोला, पछताने की बारी तो अब तुम्हारी है स्पाइसी वाइफी। मुझे तो बस तुम्हें पछताते हुए देखना है। तुम जानती हो, तुम्हें जितनी प्यास पानी की लगी थी ना, उससे ज्यादा मेरे अंदर तलब थी तुम्हारी आंखों में आंसू देखने की। और अब जाकर मेरी वो तलब ठंडी हुई है। सिद्दत गुस्से से चिल्लाई, क्यों कर रहे हो आखिर तुम ऐसा? क्यों करते हो तुम मुझसे इतनी नफरत? अगम ने अपने सामने खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी सर झुकाते हुए वहां से चला गया। अगम ने वापस सिद्दत की तरफ देखा और उसकी पूरी बॉडी पर एक नज़र डाली। येलो कलर की साड़ी में लिपटी हुई सिद्दत पूरी तरह से पानी से भीग चुकी थी। पूरी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक रही थी और जिस तरह से सिद्दत ठंड से कांप रही थी, साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। उस तकलीफ को देखते हुए अगम के चेहरे की वो डेबिल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो सिद्दत की तरफ देखते हुए बोला, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद भरने पड़ते हैं। जब जब मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा तो मुझे मेरे जख्मों से राहत मिलेगी। सिद्दत कपूर जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती थी, किसी प्रिंसेस की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी तुम, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दुनिया से बाहर निकाल कर ये अगम चौहान अपनी दुनिया में लेकर आया है। लेकिन यहाँ तुम किसी प्रिंसेस या क्वीन की तरह नहीं रहोगी। यहाँ पर तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं होगी, या यूं कहूँ कि नौकरानी से भी बदतर होगी। घर प्रवेश की रस्म तो तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब तुम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, जो हसीन नहीं दर्द और नफरत से भरपूर होगी, क्योंकि अब तुम सिद्दत कपूर नहीं, मिसेज अगम चौहान हो, जिससे अगम चौहान बेहद नफरत करता है। तो चलो मिसेज चौहान, नफरत की शुरुआत तो हो गई। अब नफरत की एक हसीन रात बिताई जाए, हम दोनों की सुहागरात मनाई जाए। जैसे ही अगम ने कहा, सिद्दत की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, सोचना भी मत। लेकिन उसकी वार्निंग का अगम पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सिद्दत की कलाई को पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए घर के अंदर लेकर जाने लगा। सिद्दत उसे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ देर पहले वो इस घर के अंदर जाने को भी तैयार थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो उस घर के अंदर न जाने के लिए छटपटा रही थी। अगम उसे खींचते हुए अंदर लेकर आया और सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गया। सिद्दत लगातार उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अगम उसे लेकर अपने रूम के बाहर आया, जिसका दरवाजा उसकी बर्थ सेंसर से खुला। रूम के अंदर आते ही अगम ने सिद्दत का हाथ एक झटके में छोड़ा तो सिद्दत लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई,
लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाल भी लिया। वो दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो बार बार दरवाजा नॉक करने लगी, लेकिन वो पूरा रूम साउंड प्रूफ था, जिससे उसकी आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही थी। और अगर उसकी आवाज़ बाहर जाती तो भी किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई उस रूम का दरवाजा खोलने नहीं आने वाला था। सिद्दत ने गुस्से से अगम की तरफ देखा और तेज कदमों से उसके पास आई। उसने अगम को कॉलर से पकड़ा और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से रूम में लाने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में रहूंगी? अगम ने एक झटके से उसके हाथों को अपने कॉलर से हटाया और टेबल पर रखी हुई सिगरेट का बॉक्स उठाया और सिगरेट को जलाकर उसने एक लंबा कस भरा और धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। अब उसने टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाया और लो टेम्परेचर पर एसी ऑन कर दिया। सिद्दत, जो पहले ही पानी से पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसके कपड़े अभी तक सूखे नहीं थे। एसी चलते ही उसे ठंड महसूस होने लगी। वो अगम की तरफ देखते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे ठंड लग रही है, एसी बंद करो। अभी वो बोल ही रही थी कि अगम ने एसी का टेम्परेचर और ज़्यादा लो कर दिया। अगम फिर से उसके करीब आया और उसे ठंड से कांपते हुए देखकर बोला, ओ गॉड, मेरी स्पाइसी वाइफी को ठंड लग रही है। ये क्या, तुम्हारे तो कपड़े भी पूरे भीगे हुए हैं। बोलते हुए उसने सिद्दत की साड़ी पर अपनी नज़र डाली। सिद्दत गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। अगम हल्का सा व्यंग से हंसा और सिगरेट पीते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। सिद्दत अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रही थी। अगम होठों को गोल कर धुआं ऊपर की तरफ छोड़कर बोला, तुम चाहो तो कपड़े बदल सकती हो। सिद्दत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगम की बातों में जो तंज था वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अगम अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे चिढ़ाने के लिए ये सब बातें कह रहा था। वो गुस्से से बोली, घटियापन की हर हद को पार कर रहे हो तुम। अभी तक तो मुझे सिर्फ तुम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। और मैं सोच रही हूँ उनके बारे में जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए। शायद वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही घटिया होंगे, तभी तो तुम्हारी परवरिश भी इतनी घटिया। अभी वो बोल ही रही थी कि अगम ने टेबल पर रखा हुआ कांच का गिलास उठाया और जोर से उसकी तरफ फेंका। सिद्दत की जोर से चीख निकल गई और वो पूरी तरह से कांप रही थी। गहरी गहरी सांस लेते उसने पीछे दीवार की तरफ देखा, जहाँ वो कांच का गिलास जाकर लगा था, और एक ही पल में वो सारा कांच चकनाचूर होकर नीचे जमीन पर बिखर चुका था। सिद्दत अगम की तरफ घूरती उससे पहले ही अगम अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से सिद्दत के पास आया। उसने सिद्दत की कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए उस दीवार तक लेकर आया जहां पर उसने वो कांच का गिलास मारा था। सिद्दत को दर्द हो रहा था। अगम ने सिद्दत के बालों पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसके चेहरे पर झुककर दांत पीसते हुए बोला, आज तो तुमने मेरे माँ बाप का नाम ले लिया, आइंदा उनका नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना, वरना इस बार तो यह कांच इस दीवार पर टूटा है, अगली बार दीवार की जगह तुम्हारा सिर होगा। और बोलते हुए उसने एक झटके से सिद्दत को छोड़ दिया। सिद्दत हैरानी से उसे देखती ही रह गई। अगम नीचे झुका और कांच के कुछ टुकड़ों को उसने अपने हाथ में उठा लिया। सिद्दत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन टुकड़ों को अपने हाथ में लेते ही अगम के हाथ पर जख्म होने लगे थे और खून निकलना शुरू हो गया। कुछ पल बाद धीरे धीरे उसने अपनी आंखें एक बार फिर से खोली और अगम की तरफ देखा, जो चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए उसे ही देख रहा था। सिद्दत ने डरते हुए अब अगम के हाथ की तरफ देखा। अगम उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथ में मसलते हुए बोला, और अगली बार मेरे खून की जगह तुम्हारा खून बहेगा, स्पाइसी वाइफी। सिद्दत की आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरान थी अगम पर। कांच का छोटा सा टुकड़ा भी अगर किसी इंसान को चुभ जाए तो उसका दर्द सहना मुश्किल होता है, पर लेकिन यहाँ तो अगम ने अपना पूरा हाथ उस कांच के टुकड़े को मसलते हुए लहूलुहान कर लिया था। अगम वहां से जाने लगा, लेकिन फिर वापस सिद्दत के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और एक बात याद रखना, अगम चौहान की धमकी को सिर्फ धमकी मत समझना। अगम चौहान कुछ करने से पहले सोचता और करने के बाद पछताता नहीं है। बोलकर तुरंत वो वहां से चला गया। सिद्दत बस उसे जाते देखती रह गई। वो पीछे दीवार से लगी और खुद से ही बोली, ये क्या था? ये अगम इतना साइको होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर ये अपना हाथ तोड़े अपना मुंह, आई डोंट केयर। अगर ये मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यहाँ से जाना है। न जाने डैड किस हालत में होंगे।
बोलते हुए उसके चेहरे पर अविनाश जी के लिए फिक्र झलक रही थी। वो यूं ही दीवार से लगे खड़ी थी और अब उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। उसने एसी बंद करने के लिए रिमोट ढूंढा, लेकिन उसे मिला ही नहीं, और ऊपर से उसके कपड़े भी पूरे गीले थे। वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई ताकि अगम के कपड़े पहनकर ही कम से कम वो इस ठंड से बच सके, लेकिन अगम का क्लोजेट ही नहीं खुला। उसने हर एक क्लोजेट को खोलने की कोशिश की, पर सब पर लॉक लगा हुआ था। गुस्से से वो वापस रूम के बाहर निकलने को हुई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा भी नहीं खुला। उसने जोर से दरवाजे पर अपना हाथ मारा और बोला, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो अगम चौहान। तुम मुझे यूं अपना होस्टेज बनाकर नहीं रख सकते। वो लगातार चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। हार कर वो वापस अंदर की तरफ घूमी और कुछ सोचने लगी। तभी उसके चेहरे पर एक गुरूर से भरी मुस्कुराहट आई। अगले ही पल उसने कपबोर्ड से एक बेडशीट निकाली और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। अगम गुस्से से कांपता हुआ रूम से बाहर आया और आकर रेलिंग से लगकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसकी सांसें काफी गहरी थीं और चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अगम ने बिना पलटकर देखे ही कहा, आप इतनी रात तक जाग क्यों रहे हैं डैड? अब तक तो आपको सो जाना चाहिए था। विजय जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, तुम तकलीफ में हो तो मैं सो कैसे सकता हूँ? अगम व्यंग से हंसा और बोला, जब इंसान को नींद आती है तो उसकी खुद की तकलीफ मायने नहीं रखती, और आप यहाँ मेरी तकलीफ के लिए बेचैन हो रही है। जाइए, जाकर आराम से सो जाइए, मैं ठीक हूँ। विजय जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम कहाँ से ठीक हो अगम? तुम ठीक नहीं हो इसलिए तो मैं परेशान हूँ। कब तक यूं ही खुद को दर्द देते रहोगे? बंद कर दो ये खुद को जख्म देना। इन जख्मों के सिवाय दर्द के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी विजय जी बोल ही रहे थे कि गुस्से से कांपता हुआ अगम उनकी तरफ घूमा और बोला, आइंदा मुझसे कभी ये सब मत कहिएगा। ये जख्म जब तक मेरे जिस्म पर हैं तब तक मेरे अंदर वो नफरत की आग जल रही है जो मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। इसके लिए फिर चाहे मुझे खुद को पूरी तरह से छलनी क्यों ना करना पड़े। विजय जी ने उसके दूसरे कंधे पर भी अपना हाथ रखा और बोले, भूल जाओ वो सब, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है। अगम ने उनके दोनों हाथ अपने कंधे से हटाए और हंसता हुआ एक कदम पीछे हो गया। चेहरे पर तकलीफ से भरी मुस्कुराहट लिए अगम बोला, आप वो सब भूल सकते हैं डैड, लेकिन मैं नहीं। और अब तो वक्त आ गया है कि मैं उन लोगों को भी वो सब याद दिला दूं जिसे भूलकर उन्हें लगता है कि उनके कर्मों का हिसाब नहीं होगा। लेकिन अब हिसाब होगा डैड, अब हर एक जख्म का हिसाब होगा। बोलते हुए अगम के चेहरे पर एक जिद और एक जुनून नजर आ रहा था। विजय जी उसकी तरफ आए और उसके हाथ को छूने ही वाले थे कि अगम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, जाकर सो जाइए डैड। अगर आपकी तबीयत बिल्कुल भी खराब हुई तो आप जानते हैं क्या होगा। मेरी फिक्र मत कीजिए, इतना सा जख्म मेरी जान तो ले नहीं सकता। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्दत चेंजिंग रूम के बाहर आई तो उसने अपने ऊपर एक बेड शीट को बिल्कुल किसी बॉडीकॉन ड्रेस की तरह लपेट लिया था। चेंजिंग रूम से बाहर आकर उसने बेड की तरफ देखा, लेकिन वो बेड पर जाती उससे पहले ही दरवाजा एक बार फिर से खुला और अगम अंदर आया। सिद्दत ने तुरंत से अगम की तरफ देखा, जिसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अगम ने जब सिद्दत को उस बेड शीट में देखा तो एक पल के लिए उसकी नज़र उस पर ठहर गई। अपनी एकदम गोरी स्किन पर डार्क ग्रे कलर की बेडशीट को किसी ड्रेस की तरह पहने सिद्दत काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अगम उसकी तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, यू लुकिंग प्रेटी स्पाइसी वाइफी। सिद्दत ने उसे हैरानी से देखा। अगम की बेहद लाल आंखें अब काफी मदहोश भी लग रही थीं। अगम तिरछा मुस्कुराया और बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, काफी क्रिएटिव सोच है तुम्हारी। लेकिन अगम चौहान के सामने हर किसी की सोच कम रह जाती है। बोलते उसने सिद्दत की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसके मुंह से आती हुई शराब की स्मेल महसूस कर सिद्दत ने अपना चेहरा घुमा लिया और अगम के सीने पर अपने हाथ रखते हुए उसे धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगम डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहोगी और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? नो स्पाइसी वाइफी, इतना संस्कारी पति नहीं हूं मैं। बोलते हुए वो सिद्दत की गर्दन पर झुकने लगा। सिद्दत उसे लगातार खुद से दूर करने के लिए धक्का दे रही थी, लेकिन अगम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगम ने उसकी गर्दन के नीचे बेड शीट पर अपनी उंगली रखी और बोला, वैसे मुझे ब्लैंकेट में सोने की आदत है,
लेकिन आज मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेड शीट में सोऊंगा। और तुम्हें पता है, ये वाली बेड शीट मेरी फेवरेट बेड शीट है। जैसे ही अगम ने कहा, सिद्दत की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अगम को धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली, सोचना भी मत, मेरे पास और कपड़े नहीं है। अगम डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है इसलिए तो मेरा मन इस बेड शीट में सोने का कर रहा है। सोचो कितना रोमांटिक लगेगा, हस्बैंड वाइफ एक बेड शीट में। बोलते हुए अगम एक बार फिर से सिद्दत के करीब आ गया। सिद्दत अपने कदम पीछे लेने लगी। उसकी पीठ पीछे क्लोजेट से लग गई। अगम ने अपने दोनों हाथ क्लोजेट पर रखे और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम मुझसे कितनी ही दूर जाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम पूरी तरह से मेरी कैद में हो। या यू नो वाट, तुम्हें अपनी कैद में फड़फड़ाते हुए देख मुझे कितना सुकून मिल रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन अब क्यों ना इस सुकून को थोड़ा और बढ़ाया जाए। एक पति अपनी पत्नी को प्यार करे और फिर दोनों ही सुकून के पलों में खो जाएं। सिद्दत गुस्से से दांत खींचते हुए बोली, डोंट यू डियर दैट, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि अगम ने गुस्से से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को जकड़ा और बोला, आइंदा अगर तुम्हारी जुबान पर किसी और का नाम भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा स्पाइसी वाइफी। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम किसी और के करीब जा सकती हो? नहीं मिसेज चौहान, अब तुम पूरी तरह से मिस्टर चौहान की हो। कोई ऐरा गैरा अब तुम्हारे करीब तो क्या, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना देख भी नहीं सकता। बोलते हुए अगम की आंखें सिद्दत की आंखों से मिली हुई थीं। अगम ने सिद्दत का चेहरा छोड़ा। सिद्दत की सांस में सांस आई। वो गुस्से से अगम को देखने लगी और बोली, मुझ पर अपना राइट क्लेम करने का कोशिश भी मत करना अगम चौहान। मैं तुम्हें अपना पति कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हमेशा। सिद्दत की बात पूरी भी होती उससे पहले ही अगम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिद्दत हैरान रह गई। उसके हाथ अगम के सीने पर आ चुके थे। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यूं गोद में उठाने की। अगम डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है स्पाइसी भाभी। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारी जुबान पर मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने तो अगम की धमकी को मजाक समझ लिया। बोलते हुए अगम ने सिद्दत को बेड पर पटक दिया। बेड शीट में लिपटी हुई सिद्दत बेड शीट को खुद पर और भी ज्यादा कसने लगी। अगम उसकी हरकत देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या कहा था तुमने, तुम मुझे कभी अपना पति एक्सेप्ट नहीं करोगी? तो बीबी, अगम चौहान कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, उसे बस छीनना आता है। तो क्यों ना आज तुमसे ये पति वाला हक भी छीन कर लिया जाए। यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए अगम अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। उसकी चेस्ट की तरफ देखते हुए सिद्दत की आंखें बड़ी हो चुकी थीं, क्योंकि उसकी चेस्ट पर किसी के नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो सिद्दत के तो बिल्कुल नहीं थे। अभी वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि अगम उस पर झुका और उसके बदन पर लिपटी बेड शीट पर अपना हाथ रख दिया। सिद्दत का चेहरा सुन्न हो गया। सिद्दत की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत से बोली, प्लीज अगम, डोंट डू दिस। वो अभी बोल ही रही थी कि अगम ने उस बेडशीट को ऊपर की तरफ खींचा और वो बेडशीट सिद्दत से उतरकर ऊपर की तरफ उड़ गई। अगले ही पल सिद्दत ने अपने हाथों से खुद को कवर कर लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। अगम भी पूरी तरह से उसके ऊपर झुका और वो बेडशीट अब उन दोनों को कवर कर रही थी। सिद्दत की सांसें हलक में अटक चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसने किसी लड़के को अपने इतने करीब महसूस किया था, और वो भी इस तरह से। अगम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखें बंद करने से मेरी आंख बंद नहीं हो गई स्पाइसी वाइफी। सिद्दत कांपती हुई आवाज में बोली, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो अगम। बोलते हुए उसने आंखें खोली। सिद्दत की आंखों में आंसू देखकर अगम डेविल इस्माइल के साथ बोला, एक तो तुम्हारे ये गरम गरम आंसू। बोलते हुए उसने अपनी उंगली पर सिद्दत का आंसू उठाया और उसे झटका कर बोला, मुझे बहुत ठंडक देते हैं। वैसे स्पाइसी वाइफी, देखा जाए तो आज हमारी वेडिंग नाइट है। आज पहली बार तुम चौहान मेंशन आई हो, तो यह रात थोड़ी हसीन बनानी तो बनती है। बोलते हुए अगम उसकी गर्दन पर झुक गया। सिद्दत ने अपने होठों को भींच लिया। अगम बेहद सर्द आवाज में बोला, क्या कहा था तुमने मुझसे स्पाइसी वाइफी, कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? तुम गलत फहमी में हो स्पाइसी वाइफी, कि तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे फर्क पड़ता है। अगर चाहूँ तो एक पल में इस चद्दर की तरह तुमसे तुम्हारी इस अकड़ को भी दूर कर दूं, तुम्हें जबरदस्ती अपना बना लूं, और यू नो वाट, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी।
अगम की बातें सुनते हुए सिद्दत को बहुत ज्यादा बेबसी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वो अगम को खुद से दूर करती तो वो चादर उन दोनों से हट जाती। इस टाइम अगम जो उसके साथ कर रहा था वो सहना उसकी मजबूरी बन चुका था। अगम ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे हल्का हल्का चूमने लगा। सिद्दत के होंठ कांपने लगे, उसकी मुट्ठियां भी बंद हो चुकी थीं। अगम उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, यह मत सोचना स्पाइसी वाइफी कि तुम्हारे आंसू मुझे पिघला देंगे, क्योंकि इन आंसुओं को देखना ही तो मेरा मकसद है। बोलते हुए अगम हल्का सा ऊपर उठा और उसकी आंखों में देखने लगा। सिद्दत रोते हुए बोली, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत कर रहे हो अगम। अभी मैं मजबूर हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि सिद्दत कपूर के साथ इस तरह की हरकत करने का नतीजा क्या हो सकता है। अगम डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? सिद्दत भी गुस्से से बोली, तुम मेरा कंपटीशन नहीं हो जो मैं तुम्हें चैलेंज करूंगी। तुम एक बेहद गिरे हुए इंसान हो जिसे चैलेंज करना मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। अगम ने गुस्से से उसके चेहरे को कसकर उंगलियों में पकड़ा और बोला, अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं जाती। सिद्दत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये अकड़ कभी जाएगी भी नहीं चौहान साहब, क्योंकि अकड़ मैंने रातों रात कहीं से नहीं खरीदी। ये मेरे खून में है। अगर तुम मुझे झुकाना चाहते हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकूंगी। अगम हंसा और बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद है स्पाइसी वाइफी। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे सामने इतनी आसानी से झुक जाओ, क्योंकि अगर दुश्मन आसानी से हार जाए तो दुश्मनी निभाने का मजा नहीं आता। मजा तो तब आता है जब हम दुश्मन को तिल तिल मारें, उसे बुरी तरह से तड़पा कर रख दें। सिद्दत अगम की बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली। अगम ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। सिद्दत कांपने सी लगी। अगम लगातार उसकी गर्दन को चूम रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पर जब वो अगम के होठों को लगातार अपनी गर्दन पर चलते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अगम के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर अगम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा ऊपर उठ गया और अपनी नजर सिद्दत की गर्दन पर डाली तो सिद्दत ने झट से अगम के सीने से अपने हाथ हटा लिए। अगम की नजरों ने एक बार फिर उसे हरा दिया था। अगम के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो एक बार फिर से सिद्दत की गर्दन पर झुका और इस बार कभी उसके कंधों पर आता तो कभी गर्दन और कंधे से थोड़ा सा नीचे। सिद्दत की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगम ने अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे को कसकर उंगलियों में जकड़ लिया। सिद्दत ने अपनी आंखें खोली। अगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब समझ आया तुम्हें कि अगम चौहान को चैलेंज करने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। से कुछ याद आया क्या तुम्हें? सिद्दत उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी और कुछ याद करने लगी। कुछ दिन पहले जिस दिन अगम ने सिद्दत को उन गुंडों से बचाया था जो उसे क्लब से अपने फ्लैट में लेकर गए थे, कुछ दिन पहले अगम ने सिद्दत को उन लड़कों से बचाया और उसे कपूर बिला छोड़ दिया। लेकिन वहीं पर सिद्दत की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। अभी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि मीडिया में उसकी और लड़कों की फोटोज वायरल होने लगी। कैसे सिद्दत उन लड़कों के साथ उनके फ्लैट में गई और कैसे वो लड़के सिद्दत के बिल्कुल करीब थे और काफी सारी फोटोज को तोड़ा मरोड़ा भी किया था। वो सब देखकर अविनाश कपूर दंग रह गए। हर तरफ यही बात चल रही थी कि नशे में लड़खड़ाती हुई सिद्दत कपूर 4-5 लड़कों के साथ झूम रही थी, और अगर बाहर ऐसा है तो अंदर कमरे में कितने मजे किए होंगे। ऐसी बातें सुनकर अविनाश कपूर जी पूरी तरह से बौखला चुके थे। उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने नाम से था और इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द सिद्दत की शादी करवाने की सोची और इसके लिए उन्होंने अगम को चुना। अगम ने पहले थोड़ा ना नुकर किया, लेकिन बार बार अविनाश जी के कहने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। पर सिद्दत को मनाना आसान नहीं था। सिद्दत ने अविनाश जी को इस शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन जब अविनाश कपूर ने सिद्दत को वो वायरल वीडियोस दिखाए जिसमें सिद्दत उन लड़कों के साथ नजर आ रही है और उसके बारे में बहुत सी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अविनाश ने सिद्दत को इमोशनल ब्लैकमेल करके इस शादी के लिए मना ही लिया। लेकिन सिद्दत ने भी बहुत कुछ सोच रखा था। अविनाश जी ने अगम से पूछा तो अगम ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला अपने फ्लैट पर रहता है। अविनाश जी ने कुछ लोगों की मौजूदगी में सिद्दत और अगम की शादी करवा दी। शादी वाली रात अगम और सिद्दत अगम के फ्लैट पर आए। अगम अपने रूम में था कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। सिद्दत
जो वहीं मौजूद थी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़े शख्स के साथ अगम के सामने आई। अनजान आदमी को अपने सामने देखकर अगम हैरान था। वो शिद्दत और उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो? वो शख्स राजवीर मित्तल था, जो कि एक नामी बिजनेसमैन था। शिद्दत ने राजवीर के कंधे पर अपना हाथ रखा और अगम की तरफ देखते हुए बोली, मैं और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे इस शादी में नहीं रहना। अगम ने हैरानी से उन दोनों को देखा और बोला, लेकिन हम दोनों की शादी हुई है मेम साहब। शिद्दत अगम के पास आई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मेम साहब, यही औकात है तुम्हारी? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेम साहब हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस 2 रूम फ्लैट में रहूंगी। इससे बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम एरिया है। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े रहने की नहीं है, तो मेरे साथ रहने की तो 7 जन्म में भी नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ राजवीर के साथ, और अगर तुमने डैड को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगम ने तुरंत से शिद्दत का हाथ पकड़ा और बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मेम साहब। शिद्दत ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी। ब्लडी मिडिल क्लास, बोलकर शिद्दत ने अगम के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का दिया और राजवीर के पास वापस आ गई। राजवीर अगम की तरफ देखते हुए बोला, इंसान को सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। जितनी तुम्हारी एक दिन की सैलरी है ना, उससे ज़्यादा महंगा शिद्दत की कॉफ़ी का बिल आता है। इसलिए अपनी औकात में रहो, और आइंदा अगर तुमने शिद्दत के आसपास आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर राजवीर ने शिद्दत का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। शिद्दत राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू बेबी। इस आदमी की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, जहाँ मैं तुम्हारे साथ सुकून से कुछ पल बिता सकूँ। राजवीर मुस्कराया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे वहाँ से ले गया। वर्तमान में वो सब याद कर शिद्दत की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। अगम डेविल स्माइल के साथ बोला, चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारे पूरे वजूद को हिलाकर रख सकता हूँ, इसलिए आइंदा मेरे सामने अपनी जुबान सोच समझ कर खोलना। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए कि अगर अब तुमने मेरे सामने किसी और का नाम भी अपनी जुबान पर लाया तो इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार वो करूँगा जो करने से ना तुम मुझे रोक पाओगी और ना ही मेरे करने पर किसी को बता पाओगी, समझी? बोलकर उसने एक झटके से शिद्दत का चेहरा छोड़ दिया। अगम चादर हल्के से हटाकर उस पर से हट गया। शिद्दत हैरानी से उसे देखती रही। अगम ने डेविल स्माइल के साथ उस चादर के नीचे से हाथ डालते हुए शिद्दत को गोद में उठाया और उसे लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। शिद्दत तुरंत से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो अगम? तुम पागल तो नहीं हो? बालकनी में कोई भी हो सकता है। अगम हंसकर बोला, तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था स्पाइसी वाइफी। अपनी इज्जत का ख्याल तुम खुद रखो, मैं तो तुम्हें बेइज्जत ही करने वाला हूँ। शिद्दत गुस्से से देखती रह गई। अगम ने एक झटके से उसे बालकनी में नीचे पटक दिया। शिद्दत की कमर पर जोर से लगी। दर्द से उसकी आह निकल गई। अगर नीचे मैट नहीं बिछा होता तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगम पैरों के बल बैठकर उस पर हल्का सा झुका और कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया स्पाइसी वाइफी कि तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो सकती हो? तुम्हारी औकात नहीं है मेरे रूम में रहने की, लेकिन इस बालकनी में तुम जरूर रह सकती हो। उम्मीद है यहाँ सोना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हैप्पी वेडिंग नाइट स्पाइसी वाइफी। और यह तो बस शुरुआत है। बोलकर हंसते हुए ही अगम ऊपर उठा और बालकनी का दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। सिद्दत इससे पहले खुद को संभालती अगम वहां से जा चुका था। उसने दोबारा उस बेड शीट को खुद पर अच्छे से लपेटकर दरवाजा नॉक किया, लेकिन किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। सिद्दत ने जोर से दरवाजे को पटका, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तो सिद्दत बालकनी की तरफ देखने लगी। बालकनी में सिर्फ मैट बिछा हुआ था, जिस पर सोना शिद्दत के लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो गुस्से से अपना पैर पटक कर बोली, अगर मुझे पता होता ना कि उस दिन के बाद मैं इस मुसीबत में फंस जाऊंगी तो मैं कभी उस क्लब जाती ही नहीं। आई जस्ट हेट यू अगम चौहान। उस दिन तुमने उन लड़कों से तो मुझे बचा लिया, लेकिन अपने जाल में फंसा लिया। पर बहुत जल्दी मैं तुम्हारी जाल से निकल जाऊंगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम चाहे एक दिन में टॉप बिजनेसमैन ही क्यों ना बन जाओ।
सिद्दत कपूर के सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं है। सुबह का वक्त चौहान मेंशन, अगम का कमरा। अगम बेड पर रौंदे मुंह लेटा हुआ था। उसकी कमर के नीचे नीचे ब्लैंकेट था और शर्टलेस पीठ साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर जख्मों के निशान अभी भी थे। अगम ने करवट ली तो उसके जख्मों पर उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे कल रात की हर एक बात याद आई। न सिर्फ कल रात की, बल्कि अपनी जिंदगी की हर एक दर्दनाक याद उसकी जहन में ताज़ा हो गई, जो उसके लिए सुबह की मसाला चाय का काम करती थी। वो बेड से उठा और उठते ही टेबल पर रखी हुई सिगरेट का बॉक्स और लाइटर उठाकर बालकनी की तरफ आया। उसने बालकनी को खोला तो उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर सोई हुई सिद्दत पर गई, जो ठंड से सिकुड़कर सो रही थी। सिद्दत की हालत देखते हुए उसके चेहरे पर डेबिल स्माइल आ गई। अगम ने सिगरेट जलाई और होठों में दबाकर कस भरने लगा। हर बार होठों को खोलकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ने के बाद वो एक नज़र अपने कदमों में सो रही सिद्दत की तरफ देखता है। सिगरेट खत्म करने के बाद वो नीचे झुका और सिद्दत की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो सोचा था शादी के बाद मेरी स्पाइसी वाइफी मुझे प्यार से करके मेरे साथ पुडिंग करके मुझे गुड मॉर्निंग विश करेंगी, लेकिन यहाँ तो तुम खुद में ही सिमटी हुई हो। मेरी भाव की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। वेल, पर मेरी तरफ से तो तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट बनता है ना। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो अंदर रूम में आया और बाथरूम से एक भरी हुई बाल्टी पानी की लेकर आया। वो बाल्टी पूरे ठंडे ठंडे पानी से भरी हुई थी। सिद्दत के ऊपर जैसे ही वो ठंडा ठंडा पानी गिरा, सिद्दत जोर से चिल्लाते हुए नीचे से उठी। वो ठंड से बुरी तरह कांपती हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अगम को देख रही थी। वो गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या तरीका है उठाने का? सिद्दत से बोला भी नहीं जा रहा था। हमने बाल्टी पीछे की तरफ फेंकी और उसके बिल्कुल करीब हो गया। सिद्दत पीछे रेलिंग से लग गई। अगम अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर उसके ऊपर झुका और बोला, गुड मॉर्निंग स्पाइसी वाइफी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेटर तरीका हो सकता है हम दोनों की इस मॉर्निंग को परफेक्ट बनाने का। सिद्दत गुस्से से अगम को देखते हुए बोली, कितनी बेरहम इंसान हो तुम अगम। अगम डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी तो तुमने मेरी बेरहमी देखी ही नहीं स्पाइसी वाइफी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वेल, सुबह तो हो गई, लेकिन तुम्हारी ये सुबह तुम्हारी उस जिंदगी की शुरुआत है जिसे मैं जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए अगम के चेहरे की इविल स्माइल लंबी हो चुकी थी। वो सिद्दत के ऊपर से हटा और बोला, मेरी मॉम की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी शादी को लेकर। वो सब ख्वाहिशें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ रस्में तो अभी भी हो सकती हैं, इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। बोलकर अगम वहां से जाने लगा। सिद्दत तुरंत से बोली, मुझे तुम्हारी किसी रस्म को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यहाँ से सिर्फ मेरे डैड के पास जाना है। डू हेल्प विद योर मॉम की ख्वाहिशें। अभी वो बोल ही रही थी कि अगम वापस से उसकी तरफ घूमा और तेज कदमों से उसके पास आकर उसने सिद्दत के गले को पकड़ लिया। सिद्दत की सांसें हलक में अटक गईं। अगम उसकी गर्दन को जोर से दबाते हुए बोला, मेरी मॉम के साथ तमीज से पेश आना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। अपने डैड को जिंदा देखना है ना, तो चुपचाप जो कहा है वो करो, वरना आई प्रॉमिस अपने डैड से तो तुम मिलोगी, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे नहीं मिलेंगे। बोलकर अगम ने एक झटके से सिद्दत का गला छोड़ दिया और वहां से चला गया। सिद्दत हाँफते हुए सांसें ले रही थी। उसकी गर्दन पर अगम की उंगलियां साफ नजर आ रही थीं। अगम की बात सुनकर वो अंदर तक सहम गई। अपने डैड के बारे में सोच कर ही वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो धीमे से बड़बड़ाते हुए बोली, अगर सच में अगम ने डैड को कुछ कर दिया तो, अगर वो ये सब कर सकता है तो क्या डैड के साथ भी? बोलते हुए उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। सिद्दत भी कुछ देर बाद रूम में आई। उसकी नज़र अगम पर पड़ गई, जो मिरर के सामने खड़ा अपनी शर्ट पहन रहा था। सिद्दत उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, देखो मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। मैं रस्म करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे मेरे डैड के पास लेकर चलोगे। अगम हंसा और बोला, ड्रामा अच्छा कर लेती हो स्पाइसी वाइफी, लेकिन अगम चौहान को ड्रामा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सो सो बंद करो। सिद्दत की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसने सोचा था कि वो अगम से नॉर्मल बिहेव करके उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन या तो उसका ये पैतरा चलने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन फिर भी ना हार मानते हुए वो अगम के बिल्कुल करीब हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ अगम। आई नो
मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तुम्हें बहुत नीचा दिखाया है। शायद तुम इस वजह से मुझसे इतनी नफरत करते हो। उस वक्त तुम मेरे एम्प्लॉय थे, हम दोनों के बीच रिश्ता अलग था, लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना। तो अब मैंने बदलने का फैसला लिया है। मैं इस शादी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। प्लीज़ तुम भी बदल जाओ ना। गुस्सा छोड़ दो। हम दोनों नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा लगे। अगम मुस्कराया और उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। सिद्दत एकदम से चौंक उठी। अभी भी वो उस बेड शीट में लिपटी हुई थी। अगम के करीब आते ही उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। अगम उसके गालों पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम क्या सच में इस शादी को एक्सेप्ट कर रही हो? सिद्दत ने अपना सर हाँ में हिलाया। अगम उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर बोला, अगर तुम सच में मुझे अपना पति मान रही हो तो यकीन करो मेरा, मुझसे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर तुम इस शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो मैं भी अपना सारा गुस्सा छोड़ने को तैयार हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास लेकर चलूँगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा कि अब तुम सिद्दत कपूर नहीं, मिसिज अगम चौहान हो। यू नो वाट आई मीन। सिद्दत के लिए अगम से इतना करीब रहना मुश्किल हो रहा था। पहले ही वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और दूसरा अब अगम के इतना करीब होने पर उसे बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपना सर आमे हिलाया और बोली, आई प्रॉमिस, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अगम मुस्कुराया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, ठीक है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। बोलकर उसने सिद्दत को छोड़ दिया। सिद्दत ने एक राहत की सांस ली। अगम वहाँ से जाने लगा। सिद्दत उसे रोकते हुए बोली, लेकिन मैं रेडी कैसे होऊंगी? मेरे पास कपड़े नहीं है। आई मीन, कल वाले कपड़े मैं कैसे पहन सकती हूँ? आई मीन, मैं कपड़े रिपीट नहीं करती। बट इट्स ओके, तुम्हारे लिए मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। बोलते हुए वो अपने कपड़े ढूंढ रही थी जो उसने कल न जाने कहाँ फेंक दिए थे। अगम वापस उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोला, सिद्दत तुम मिसेज अगम चौहान हो और मिसेज अगम चौहान का स्टैंडर्ड सिद्दत कपूर के स्टैंडर्ड से बहुत हाई है। सिद्दत कपूर का नाम तो वैसे भी मिट्टी में मिल चुका है, पर मिसेज अगम चौहान का नाम अगम चौहान के रुतबे को चैलेंज करता है। बोलते हुए उसने सिद्दत को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सिद्दत उसकी गुरूर से भरी बातों को सुन रही थी। उसे गुस्सा तो अगम पर आ ही रहा था, साथ ही साथ हंसी भी आ रही थी कि सिद्दत कपूर के स्टैंडर्ड को लो कहा, जबकि सिद्दत की एक ड्रेस अगम की एक महीने की सैलरी से भी कई गुना महंगी होगी। अगम उसे अपने साथ लेकर धीरे धीरे क्लोजेट की तरफ आया। सिद्दत को अगम की बाहों में घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद को बेहद कंट्रोल कर रखा था। सिद्दत को अपनी बाहों में लिए हुए ही अगम ने एक बटन पर अपना फिंगरप्रिंट दिया तो क्लोजेट अनलॉक हो गया। अगम ने अपने हाथ से क्लोजेट खोला तो सिद्दत हैरानी से उस क्लोजेट में देखने लगी। सिद्दत कपूर ने आज तक अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में जी थी। इंडिया का कोई ऐसा ब्रांड या डिजाइनर नहीं था जिसके कपड़े सिद्दत की क्लोजेट में ना हो। लेकिन अगम ने जो क्लोजेट सिद्दत के लिए तैयार करवाई थी उसमें इंडियन ब्रांड तो थे ही नहीं, बल्कि सारे ब्रांड फॉरेन के थे और फॉरेन के ही एक्सक्लूसिव डिजाइनर आउटफिट भी स्पेशली सिद्दत के लिए रेडी करवाए गए थे। सिद्दत का गला सूखने लगा। अगम ने एक एंकल लेंथ ड्रेस निकाली और सिद्दत को देते हुए बोला, आज तुम यह पहनोगी। सिद्दत ने हैरानी से उस ड्रेस को देखा जिसकी कीमत लाखों में थी। उसके रिएक्शन देखकर अगम के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ चुकी थी। वो मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ मिसेज चौहान, कहीं सिद्दत कपूर की ईगो हर्ट तो नहीं हो गई? सिद्दत हड़बड़ाकर बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। अगम व्यंग से बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हारी सोच के बारे में कुछ कहा ही नहीं। सिद्दत का रंग फीका पड़ गया। अगम उसके चेहरे पर झुका और अपना हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे खुद से लगाते हुए बोला, पर मैं जानता जरूर हूँ कि तुम्हारी सोच क्या है। पर स्पाइसी वाइफ ही अपनी सोच को छोड़कर जल्दी से तैयार हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो मेरा मूड चेंज हो जाए और प्यार की जगह मैं किसी और तरीके से पेश आऊँ। बोलते हुए अगम ने अपनी नज़रें उसके गोरे कंधों पर डाली। सिद्दत को अपने जिस्म में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। वो तुरंत अगम से अलग होकर बाथरूम में चली गई। उसे जाते देख अगम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई और वो बोला, तुम मेरी बीवी माई फोर्ड, प्यार का ड्रामा नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिलेगी।
मिस सिद्दत कपूर। सिद्दत बाथरूम से बाहर आई और बाहर आते ही उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। वो अगम को ढूंढ रही थी, लेकिन अगम रूम में नहीं था। तो उसने राहत की सांस ली और जल्दी से तैयार होने लगी। उसे जल्दी जल्दी अगम की सो कॉल्ड रस्म का निपटारा करके अपने डैड को मिलने जाना था। पर वो ये नहीं जानती थी कि जहाँ पर उसका ड्रामा ख़त्म होता है, वहाँ पर अगम की नफ़रत शुरू होगी। क्या होने वाला है सिद्दत की पहली रसोई की रस्म में, और क्या इरादे हैं अगम चौहान के? क्या होगा कुछ ऐसा जिससे टूटेगा सिद्दत का गुरूर या जीतेगी अगम की नफ़रत? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।